सोचिए अगर आज के समय में किसी एक देश को किसी दूसरे देश पर हमला करना हो या उसे घुटनों पर लाना हो, तो उसे लड़ाकू विमानों या टैंकों की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। असल में फौज की तो बात ही नहीं आती अब। हाँ, उसे बस एक खास तरह की माइक्रोचिप का निर्यात रोकना है या फिर मतलब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई लाइन काटनी है। और बस कुछ ही हफ्तों में सामने वाले देश की पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो सकती है। बिल्कुल, उसका संचार नेटवर्क, यहाँ तक कि उसकी सैन्य क्षमताएं भी पूरी तरह से बेकार हो सकती हैं। और आज की हमारे इस डीप डाइव का मुख्य विषय यही है। सही कहा। हम आज शशि थरूर के एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो काफी खौफनाक लेख पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, जो वैश्विक अर्थशास्त्र में आए एक बहुत बड़े बदलाव को उजागर करता है। आज हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे आर्थिक निर्भरता, जिसे कल तक शांति का सबसे मजबूत पुल माना जाता था, आज एक बहुत बड़ी रणनीतिक कमजोरी बन गई है। मतलब एक ऐसा हथियार बन गई है जिससे दुनिया के बड़े देश बिना एक भी गोली चलाए एक दूसरे को डरा रहे। अगर हम इस पूरी स्थिति को इतिहास के पन्नों से जोड़कर देखें, तो मैं सोच रही थी कि ये हमारी उस पूरी सोच का पतन है जिसे हम सदियों से एकदम सच मानते आ रहे थे। बिल्कुल। हम एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं जहां अर्थशास्त्र और युद्ध के बीच की जो रेखा थी ना, वो सिर्फ धुंधली नहीं हुई है, वो पूरी तरह से मिट चुकी है। मिट चुकी है, हाँ। जो ग्लोबल सप्लाई चेन यानी आपूर्ति श्रृंखलाएं कभी दुनिया को एक साथ पिरोने वाले धागे की तरह देखी जाती थी, वे अब विरोधियों का गला घोटने वाले फंदे में तब्दील हो गई हैं। और ये बदलाव सच में चौंकाने वाला है, क्योंकि हमने तो हमेशा इसका ठीक उल्टा ही सुना है ना। हाँ, हमारी किताबों में तो वही पढ़ाया जाता था। बिल्कुल। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, तो ज्ञानोदय काल, जिसे हम एनलाइटनमेंट एरा कहते हैं, वहाँ एक विचार था। फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू ने इसे डॉक्स कॉमर्स या मतलब सौम्य व्यापार कहा था। सौम्य व्यापार। हाँ, विचार ये था कि जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो उनका व्यवहार अपने आप थोड़ा नरम या सौम्य हो जाता है। क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही व्यावहारिक तर्क था। सही बात है। तर्क ये था कि अगर मेरी फैक्ट्री का सामान आपके बाजार में बिक रहा है और आपके देश का कच्चा माल मेरी फैक्ट्रियों को चला रहा है, तो हम दोनों के लिए युद्ध करना तो एक तरह से आर्थिक आत्महत्या होगी। बिल्कुल, आर्थिक आत्महत्या। और देखिए, मॉन्टेस्क्यू का ये सिद्धांत सिर्फ कोई किताबी या दार्शनिक विचार नहीं था, ये आधुनिक कूटनीति का पूरा गणित बन गया था। हाँ, इसी सोच पर तो पश्चिमी देशों ने दशकों तक अपनी नीतियां बनाई। एकदम सही। आप 1990 के दशक को याद कीजिए, जब बर्लिन की दीवार गिरी, तो ये एक स्थापित सच मान लिया गया था कि अगर रूस और चीन जैसे देशों को वैश्विक व्यापार की जंजीर से गहराई से जोड़ दिया जाए, तो वे बदल जाएंगे। हाँ, वे दुनिया के जिम्मेदार हितधारक मतलब रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर्स बन जाएंगे। ये मान लिया गया था कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में शामिल होने के बाद कोई भी देश मुनाफा नहीं छोड़ेगा। मतलब पश्चिमी बाजारों के साथ जब अरबों डॉलर का लेन देन शुरू हो जाएगा, तो वे उस मुनाफे को दांव पर लगाकर कोई आक्रामक कदम क्यों उठाएंगे? यही तो सोच थी। यानी ये मान लिया गया था कि पूंजीवाद और व्यापार एक ऐसा रक्षा कवच बना देंगे जिसे भेदना बहुत महंगा सौदा होगा। लेकिन मैंने थरूर के लेख में जो पढ़ा वो स्पष्ट करता है कि अब वो सौम्य व्यापार का सपना बुरी तरह से टूट चुका है। टूट ही नहीं चुका है, बल्कि मॉन्टेस्क्यू के उस आदर्शवाद की जगह अब हम एक हॉब्सियन दुनिया में आ गए हैं। थॉमस हॉब्स की दुनिया। हाँ, जहाँ इंसान स्वाभाविक रूप से स्वार्थी और शक से भरा होता है, जहाँ ऐसा लगता है कि हर किसी के खिलाफ युद्ध चल रहा है। बाप रे। और इस नई हॉब्सियन दुनिया का जो सबसे सटीक वर्णन इस लेख में किया गया है, वो है अधिकतम निर्भरता और न्यूनतम विश्वास। अधिकतम निर्भरता और न्यूनतम विश्वास। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत ही घातक लग रहा है मुझे। घातक है भी, क्योंकि आज कोई भी देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर तो है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। आप एक स्मार्टफोन का ही उदाहरण ले लीजिए। उसे बनाने के लिए जो कोबाल्ट चाहिए वो अफ्रीका से आता है। उसका डिजाइन कैलिफोर्निया में बनता है, चिप्स ताइवान में बनती है। सही कहा। और उसकी असेंबली कहीं और ही होती है। तो निर्भरता तो अधिकतम है, लेकिन इन देशों के बीच जो विश्वास कभी हुआ करता था, वो अब भाप बनकर उड़ चुका है। बिल्कुल। अब ये निर्भरता सुरक्षा का एहसास नहीं देती, बल्कि ये रातों की नींद उड़ाने वाला सबसे बड़ा डर बन गई है। इसे समझने के लिए मेरे दिमाग में एक बहुत ही सटीक एनालॉजी आ रही है। मैं बता रही हूँ, ये बिल्कुल वैसा है जैसे दो रूममेट्स जो एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। अच्छा, हाँ, और वो एक ही किचन साझा करते हैं क्योंकि इससे उनका किराया बचता है।
लेकिन समस्या ये है कि वे दोनों एक दूसरे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। उन्हें डर है कि दूसरा उनके खाने में कुछ मिला ना दे। बिल्कुल। उन्हें लगता है कि दूसरा जहर मिला सकता है, इसलिए वह रात को सोते समय अपने अपने चाकू छिपाकर रखते हैं और हर वक्त चौकन्ने रहते हैं। तो क्या हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था की हालत भी बिल्कुल इसी किचन जैसी नहीं हो गई है? ये रूममेट वाली एनालॉजी एकदम सटीक तस्वीर पेश करती है आज की दुनिया की। हम एक दूसरे के किचन यानी बंदरगाहों, कारखानों और खदानों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर तो हैं, क्योंकि आपूर्ति श्रृंखलाएं इतनी गहराई से उलझी हुई हैं। हाँ, उन्हें रातों रात काटा नहीं जा सकता। लेकिन जब वो बुनियादी विश्वास ही खत्म हो जाए तो व्यापार पारस्परिक लाभ का जरिया नहीं रह जाता, वो एक जीरो सम संघर्ष का मुख्य मोर्चा बन जाता है। और जीरो सम का मतलब है कि अब ये नहीं देखा जाता कि एक सौदे से हम दोनों को कितना फायदा हो रहा है। बिल्कुल नहीं। अब ये देखा जाता है कि अगर सामने वाले को फायदा हो रहा है तो इसका मतलब है कि मेरा कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है और मुझे उससे हर हाल में रोकना होगा। बस यही सोच है। और यहीं से बात एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेती है, क्योंकि जब आप अपने ही रूममेट पर भरोसा नहीं करते तो आप किचन के ही सामान को हथियार बनाना शुरू कर देते हैं। सही कहा। अगर हम इस अविश्वास के नतीजों पर गौर करें तो हम व्यापार के शस्त्रीकरण यानी वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड की दुनिया में पहुंच जाते हैं। ये विचार बहुत डरावना है कि व्यापार अब आर्थिक संघर्ष का टूल बन गया है। और इस आर्थिक संघर्ष का मुख्य लक्ष्य अब अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना तो रहा ही नहीं। तो फिर क्या है? इसका लक्ष्य है अपने प्रतिद्वंदी को उन संसाधनों से वंचित करना जो उसके विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इसे एक तरह की अदृश्य घेराबंदी कह सकते हैं हम। पहले सेनाएं किसी शहर के बाहर घेरा डालती थीं ताकि अंदर खाना पानी ना जा सके। हाँ, इतिहास में ऐसा बहुत होता था। आज वही घेराबंदी आर्थिक नीतियों के जरिए की जा रही है। लेख में इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल शब्द इस्तेमाल किया गया है, टैक्टिकल मिसाइलें। हाँ, बिल्कुल। आज के समय में जब कोई देश नए टैरिफ लगाता है या किसी तकनीक पर निर्यात नियंत्रण लागू करता है या फिर बाय नेशनल यानी सिर्फ स्वदेशी सामान अपनाने के आदेश देता है, तो वो ये सब सिर्फ अपनी कंपनियों को बचाने के लिए नहीं कर रहा है। वो इनका इस्तेमाल सचमुच टैक्टिकल मिसाइलों की तरह कर रहा है, ताकि सामने वाले देश की अर्थव्यवस्था और उसकी तकनीकी क्षमता को सटीक निशाना बनाकर नष्ट किया जा सके। और पता है, इन मिसाइलों का जो सबसे बड़ा बारूद है वो अब कोई तैयार माल या कंज्यूमर गुड्स नहीं है। असली लड़ाई कच्चे माल और अत्याधुनिक तकनीक पर लड़ी जा रही है। महत्वपूर्ण खनिजों पर। बिल्कुल। लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और सबसे अहम सेमीकंडक्टर या माइक्रोचिप्स। वो तो है। आज के युग में जो देश सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन को नियंत्रित करता है, मेरा मानना है कि वो भविष्य को नियंत्रित करता है। क्योंकि ये चिप्स सिर्फ मोबाइल फोन में ही नहीं लगते ना। अरे नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सर्वर से लेकर मिसाइल गाइडेंस सिस्टम तक हर जगह यही इस्तेमाल होते हैं। इसलिए किसी देश को ये चिप्स देने से मना कर देना आज उस पर बम गिराने जितना ही बड़ा कूटनीतिक प्रहार है। लेकिन यहाँ मुझे एक बड़ी उलझन हो रही है और मैं इस पे थोड़ा पुशबैक दर्ज करना चाहूंगी। हाँ, बताइए। अगर हम टैरिफ और इन निर्यात नियंत्रणों को मिसाइल कह रहे हैं, तो क्या ये मिसाइलें एक तरह से बूमरैंग की तरह वापस आकर खुद को ही नुकसान नहीं पहुंचाती? ये बहुत ही लाजमी सवाल है। मेरा मतलब है, देखिए, अगर कोई देश बाहर से आने वाले सस्ते आयात पर रोक लगा देता है या अपनी कंपनियों को दूसरे देश से सस्ता कच्चा माल खरीदने से रोकता है, तो इसका सीधा असर तो यही होगा ना कि देश के अंदर चीजें महंगी हो जाएंगी। हाँ, उत्पादन की लागत बढ़ेगी, महंगाई आसमान छूने लगेगी। तो क्या हम अपने प्रतिद्वंदी को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं? अगर हम पुराने अर्थशास्त्र के नजरिए से सोचें तो आपका सवाल एकदम जायज है। पुराने कार्य क्षमता वाले मॉडल में टैरिफ हमेशा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ाते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर हमें समझना होगा कि इस गेम के नियम कैसे बदल गए हैं। अच्छा, कैसे? वर्तमान समय में देशों की सरकारें आर्थिक लाभ से ज्यादा भू राजनीतिक सुरक्षा पर ध्यान दे रही हैं। वे घरेलू अर्थव्यवस्था में थोड़ा नुकसान सहने को तैयार हैं। मतलब वे जनता को थोड़ी महंगाई बर्दाश्त करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अगर इसके बदले में वे अपने सबसे बड़े दुश्मन को रणनीतिक रूप से कमजोर कर सकें। सरकारें अब इस महंगाई को राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत या एक तरह के रक्षा बजट के रूप में देख रही हैं। ओह, ऐसा है क्या? वे सोचते हैं कि ठीक है, चीजें महंगी हो रही हैं, लेकिन कम से कम दुश्मन हमारे बुनियादी ढांचे को ब्लैकमेल तो नहीं कर सकता ना। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हम व्यापार के उस पूरे बुनियादी ढांचे को ही फिर से लिख रहे हैं जिस पर पिछली आधी सदी की दुनिया टिकी थी। पूरी तरह से।
अगर व्यापार एक हथियार है तो जाहिर है कंपनियां अपने कारखाने लगाने के तरीके भी बदलेंगी। मैंने पढ़ा कि दशकों तक वैश्विक व्यापार का एक स्वर्णिम नियम या गोल्डन रूल हुआ करता था, कार्यक्षमता और सबसे कम लागत। बिल्कुल। एक कंपनी अपना डिजाइन अमेरिका में बनाती थी, पार्ट्स ताइवान से लाती थी। और असेंबली वहां करवाती थी जहां श्रम सबसे सस्ता हो, ताकि दुनिया भर में सबसे कम कीमत पर सामान बेचा जा सके। लेकिन अब उस स्वर्णिम नियम का अंत हो रहा है और उसकी जगह एक नए नियम ने ले ली है, सुरक्षा का कवच युक्त नियम या आर्मर प्लेटेड रूल। आर्मर प्लेटेड रूल। हाँ, अब कंपनियां और देश दुनिया के नक्शे पर सबसे सस्ता विकल्प की तलाश नहीं कर रहे हैं, वे सबसे सुरक्षित विकल्प ढूंढ रहे हैं। उन्हें अब सप्लाई चेन में जस्ट इन टाइम डिलीवरी नहीं चाहिए, बल्कि जस्ट इन केस सिक्योरिटी चाहिए कि अगर कल युद्ध हो जाए तो उनका काम ना रोके। और इसी वजह से हम ऑफशोरिंग का अंत देख रहे हैं। एक समय था जब हर कोई अपना काम दूर दराज के देशों में भेज रहा था क्योंकि वहां काम सस्ता था। हाँ, चीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। लेकिन अब जो नए शब्द हमारी डिक्शनरी में आ गए हैं वो है फ्रेंड शोरिंग और नियर शोरिंग। एकदम सही। यानी अब कारखाने सिर्फ वहां लगाए जा रहे हैं जो देश भौगोलिक रूप से पास है या जिन्हें हम अपना पक्का मित्र मानते हैं। इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे हमने खुली ग्लोबल मार्केट बनाने की बजाय जहां कोई भी अपनी दुकान लगा सकता था, अब अपनी अपनी मजबूत किलेबंदी करनी शुरू कर दी है। किलेबंदी ही है ये। हम अपनी जरूरत का सामान सिर्फ उन पड़ोसियों से खरीद रहे हैं जो हमारे खेमे में है। लेकिन क्या इस फ्रेंड शोरिंग से व्यापार का जो मूल गणित है वो पूरी तरह तहस नहस नहीं हो जाता? वो गणित तो पूरी तरह से तहस नहस हो ही चुका है। जिन आपूर्ति श्रृंखलाओं को कभी मानव इतिहास के सबसे कुशल जाल के रूप में सराहा जाता था ना, आज कूटनीतिक गलियारों में उन्हें संभावित चोक पॉइंट्स के रूप में देखा जा रहा है। चोक पॉइंट्स। सरकारों को अब हर वक्त ये डर सताता है कि कोई एक झटका, चाहे वो कोई नई महामारी हो, किसी द्वीप पर हुआ सैन्य तनाव हो या फिर जहाजों की आवाजाही रुक जाना हो, पूरी अर्थव्यवस्था को पलक झपकते ही ढा सकता है। बिल्कुल। इसलिए हर देश चाहता है कि उसके कारखाने या तो उसके अपने देश में हो या फिर उसके सैन्य गठबंधनों वाले देशों में हो। सुरक्षा की कीमत ने कार्यक्षमता को बहुत पीछे धकेल दिया है। तो अब तक की हमारी इस चर्चा से ये तो स्पष्ट हो गया है कि पुराने आदर्श टूट चुके हैं, व्यापार हथियारों में तब्दील हो गया है और देश अब अपनी अपनी किलेबंद अर्थव्यवस्थाएं बना रहे हैं। हाँ, ये आज की सच्चाई है। लेकिन अब मेरे मन में सवाल ये उठता है कि इस सबका समाज, आम जीवन और दुनिया के भविष्य पर क्या ठोस असर पड़ रहा है? हाँ, लेख के अंतिम हिस्से में जंगल के राज की बात की गई है। देखिए, इस पैरानोया यानी हर वक्त एक दूसरे पर संदेह करने और डर में जीने की कीमत बहुत भारी है। हाँ। और इसके दो स्तर हैं। अच्छा, पहला स्तर क्या है? पहला स्तर तो सीधा आर्थिक है। अकुशलता और किलेबंदी की कीमत अंततः उस आम इंसान को ही चुकानी पड़ेगी जो किसी दुकान पर सामान खरीदने जाता है। हाँ, महंगाई के रूप में। बिल्कुल। जब आपूर्ति श्रृंखलाएं सिर्फ मित्रों तक सीमित होंगी, जब सस्ते विकल्पों को जानबूझकर ठुकरा दिया जाएगा, तो हर छोटी बड़ी चीज की कीमत में उछाल आना तय है, चाहे वो इलेक्ट्रिक गाड़ी हो या आपका फोन। ये तो है। लेकिन थरूर का लेख इससे भी एक कदम आगे जाता है और एक ऐसी कीमत की बात करता है जिसे पैसों में मापा ही नहीं जा सकता। हाँ, द सिविलाइजिंग लॉस। बिल्कुल, सभ्यता का नुकसान। मुझे लगता है कि ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा और डरावना बिंदु है। मैं भी यही कहूंगा। जब देश किलेबंद अर्थव्यवस्थाओं में सिमट जाते हैं तो वे केवल सस्ता व्यापार नहीं खोते, वे एक दूसरे की संस्कृतियों, उनके धर्मों, उनकी जीवन शैली को समझने की वो प्रेरणा भी खो देते हैं जो व्यापार पैदा करता है। इसे ऐतिहासिक नजरिए से समझना बहुत जरूरी है। आप पुराने जमाने के सिल्क रोड से लेकर आधुनिक बंदरगाहों तक का इतिहास देखिए। व्यापार ने हमेशा अजनबियों को करीब आने पर मजबूर किया है। सही बात है। जब आप किसी दूसरे देश के व्यापारी के साथ लेन देन करते हैं तो आपको उनकी भाषा के कुछ शब्द सीखने ही पड़ते हैं, उनके त्योहारों का सम्मान करना पड़ता है, उनके सामाजिक ताने बाने को समझना पड़ता है। बिल्कुल। एक तरह से व्यापार इंसान को दूसरे इंसान से जोड़कर अज्ञानता की दीवारों को गिराता है। हाँ, व्यापारिक संबंध एक तरह की अनौपचारिक कूटनीति का काम करते हैं। लेकिन अब जब हम सुरक्षा के नाम पर दूसरों से कट रहे हैं तो ये पूरी प्रक्रिया एक डीसिविलाइजिंग प्रक्रिया बन गई है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, डीसिविलाइजिंग। हमने सौदों पर हाथ मिलाने की जगह अब एक दूसरे का गला घोंटने को अपनी रणनीति बना लिया है। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये एक दूसरे को इंसान समझने का मौका खोना है।
और जब आप किसी देश के साथ व्यापार ही नहीं करते तो आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ के लोग क्या सोचते हैं या उनकी परेशानियां क्या हैं। और यहीं से अज्ञानता बढ़ती है, जो अंततः गहरी दुश्मनी के बीज बोती है। यह एक बहुत ही खतरनाक चक्र है। व्यापारिक अलगाव बहुत ही जल्दी सांस्कृतिक अलगाव में बदल जाता है। और जब समाज एक दूसरे से पूरी तरह कट जाते हैं, उनके बीच कोई कॉमन ग्राउंड नहीं बचता, तो गलतफहमियां बहुत तेजी से नफरत में तब्दील हो जाती हैं। जो कभी साझेदार थे वे सिर्फ नक्शे पर बने दुश्मन रह जाते हैं। और यही हमें लेख की उस सबसे खौफनाक ऐतिहासिक चेतावनी तक लाता है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए थरूर ने एक लाइन लिखी है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। वो कौन सी लाइन? उन्होंने लिखा है, जब सीमा पार सामान जाना बंद हो जाता है तो अंततः सेनाएं जा सकती हैं। उफ, ये कोई डराने वाली भविष्यवाणी नहीं है, ये मानव इतिहास का एक कड़वा और आजमाया हुआ सबक है। कैसे? देखिए, जब दो देशों के बीच आर्थिक हित गहराई से जुड़े नहीं होते तो उनके पास युद्ध न करने का कोई ठोस स्वार्थी कारण बचता ही नहीं है। बात तो सही है। कवचयुक्त अर्थव्यवस्थाएं और ये जो फ्रेंड शोरिंग का नया चलन है, ये आज हमें शायद ये महसूस कराए कि हम सुरक्षित हैं। हो सकता है अल्पकालिक रूप से ये सुकून दे, लेकिन लंबी अवधि में जब दुनिया पूरी तरह से अलग अलग गुटों में बढ़ जाएगी, जिनका एक दूसरे से कोई लेन देन नहीं होगा, तो यह वैश्विक शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करेगा। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार ये है कि मॉन्टेस्क्यू का सौम्य व्यापार का सपना अब एक गुजरे जमाने की बात हो गई है। बिल्कुल। हम फिर से अविश्वास और हथियारों की दुनिया में लौट आए हैं। बस इस बार हथियारों की शक्ल बदल गई है। अब ये टैरिफ, निर्यात नियंत्रण और माइक्रोचिप्स हैं। और इसी मोड़ पर आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा जो इस पूरी चर्चा से ही उपजता है। हाँ, बिल्कुल, बताइए। अगर आज पूरी दुनिया सुरक्षा के नाम पर फ्रेंड शोरिंग की ओर भाग रही है, अपनी सारी सप्लाई चेन सिर्फ मित्र देशों को सौंप रही है, तो जरा इतिहास के नजरिए से सोचिए, क्या भू राजनीति में कोई भी देश हमेशा के लिए मित्र होता है? ओह, ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी फ्रेंड शोरिंग की नींव को हिला देता है। बिल्कुल। आज जिस देश को कोई सरकार अपना सबसे करीबी मित्र मानकर अपने सभी कारखाने वहां शिफ्ट कर रही है, अगर कल वहां कोई राजनीतिक उथल-पुथल हो जाए तो? अगर वहां रातों रात सरकार बदल जाए और उनकी नीतियां 180 डिग्री घूम जाएं, तो क्या होगा? क्या इस जंगल के राज में, जहां हर कोई सिर्फ अपना फायदा देख रहा है, हम अपनी सुरक्षा के नाम पर अनजाने में नए और भी खतरनाक चोक पॉइंट्स नहीं बना रहे हैं? ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें प्रवेश करना तो आसान है, लेकिन निकलना शायद नामुमकिन। सच में ये एक बेहद ही उत्तेजक विचार है जिस पर सबको सोचना चाहिए। क्या सुरक्षा के नाम पर बनाई जा रही ये नई दीवारें वास्तव में बचाव का काम करेंगी, या ये भविष्य के नए युद्धों की नींव रख रही हैं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले दशकों में दुनिया की दिशा तय करेगा। और इसी विचार के साथ आज की इस डीप डाइव को हम यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और कूटनीति की इस बदलती दुनिया में सवाल पूछते रहना ही सबसे बड़ा बचाव है।